आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में, तो आइए हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम किसी टिश्यू का हम स्लाइस या मटेरियल लेके सबसे पहले हम इसको बफर के साथ में होमोजेनाइजर में होमोजेनाइज करते हैं। फिर हम जब इसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर के बाद हमें दो तरीके की चीज़ें मिलती है। एक ऊपर मटेरियल मिलेगा और जिसको हम गॉज कह रहे हैं, और एक यहाँ पर अपन को चीज़ें मिल जाएंगी। जब हम इसको अलग जो सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट होती है उसके द्वारा अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम 600 आरपीएम पर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट तक, है ना, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन। ऐसे ही 15,000 आरपीएम पे 15 मिनट तक अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और ऑक्सीसोम, है ना, और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ही हम ग्रेविटेशनल कुछ ऐसा करके इसकी यूनिट का नाम है। ऐसे 1 लाख अगर आरपीएम रोटेट पर मिनट होता है ना, इसको 1 घंटे तक अगर हम रोटेट करते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिल जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंट्स, स्मॉल वेसिकल्स, माइक्रोसोमल है ना, फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। अगर हम 3 लाख आरपीएम पर 120 मिनट तक हम इसको अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर जो ऊपर मटेरियल रहता है इसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, और जो तली में बैठ जाता है इसको हम पेलेट बोलते हैं, जिसमें हमें मिल जाएंगे राइबोसोम्स मिल जाएगा, वायरस मिल जाएंगे और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये साइटोसोलिक मटेरियल रहता है, तो आप याद रखेंगे। हम वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सी नगेली और क्रेमर थे, इन्होंने सबसे पहले 1855 में कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर प्लांट सेल्स के केस में छोड़ दें तो प्लांट सेल के केस में सेल वॉल आउटर मोस्ट रहता है। यानी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, इन सब नामों से जानते हैं। जो प्लाज्मा लेमा शब्द है ये सबसे पहले जेक्यू प्लॉम ने दिया था 1931 में। यहाँ पर हम इनकी कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड और कुछ चीजें हैं जो हम समझते हैं। कोशिका मेम्ब्रेन कोशिका की क्या रहती है? सबसे बाहरी या आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल्स रहती है, मतलब आउटर मोस्ट सेल की बाउंड्री रहती है, और ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है। इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रहती है ना, विद्युत आवेशित रहती है। मेम्ब्रेन के अगर आर पार देखें तो पोटेंशियल क्या रहता है? डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल में डिफरेंस पाया जाता है जिसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं ये हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर होती हैं, यानी अत्यधिक गतिशील संरचनाएं हैं, डायनेमिक रहती है, यानी इसके लिपिड या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। इसकी जो संरचना होती है फ्लूइड लाइक, है ना, इसकी जो संरचना होती है फ्लूइड लाइक रहती है, तरल जैसी रहती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ कैपेसिटर की भांति काम करते हैं। जैसे हमने देखा है जो फैन होते हैं उसमें कैपेसिटर लगा होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक उसमें स्टोर हो जाता है। वैसी तरीके से ये कैपेसिटर की तरह काम करती है। अगर हम ये मेम्ब्रेन देखते हैं, ये प्लांट सेल के केस में देखें या फिर नॉर्मल एनिमल सेल के केस में या बैक्टीरियल सेल के केस में, तो हमें मेम्ब्रेन में जनरली ये चीज़ें मिलती हैं। लिपिड मिलता है और ऊपर हमें
प्रोटीन मिल जाती है ना। ये एम्बेडेड होके प्रोटीन मिल जाती है, एम्बेडेड वाली ये पेरिफेरल प्रोटीन मिलती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। मेम्ब्रेन सामान्यतः -200 मिलीवोल्ट से 210 मिलीवोल्ट के बीच होता है, यानी यहाँ पर कभी 70 मिलीवोल्ट भी लिखा हुआ अपन को मिल सकता है अगर हम इसके चार्ज की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें कहीं माइनस सिंबल है या साइन है तो ये दर्शाता है कि ये निगेटिवली चार्ज है, यानी जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज रहती है। क्यों रहती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी थी, बहुत सारी मैंने डेफिनेशन लिखी हैं, है ना, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इनको पढ़ लेना। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि जो नगेली और क्रेमर थे 1855 में, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जो आप याद रखेंगे। सभी कोशिकाओं में कोशिका की सतह एक जीवित झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये नगेली और क्रेमर ने कहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कभी पूरा पूछ देते, एक सेंटेंस देखिए, निम्न में से ये किसने कहा था। अब हम बात कर रहे हैं इनके केमिकल कंपोजिशन की। तो ऐसे तो हम जनरली पढ़ते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन कुछ केस में हम देखेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा ही लिखा होता है 50% अपन को लिपिड मिलती है और 50% प्रोटीन। जनरली हम देखते हैं प्रोटीन का परसेंटेज कहीं पर कम होता है, कहीं लिपिड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन किसी किसी केस में हम लिपिड का परसेंटेज कम देखेंगे। और मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो रेशियो होता है ना, लिपिड प्रोटीन का, वो डिफरेंट रहता है। जैसे मैंने आपको बताया सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू हैं और जीवधारियों में लिपिड प्रोटीन का अनुपात हमें कैसा मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मिल जाता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, 1 मिनट। जैसे हम आरबी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो 43 है, जबकि प्रोटीन का परसेंटेज 49% है। ऐसे माउस की अगर हम लिवर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिपिड का जो परसेंटेज है 54 है, जबकि प्रोटीन का परसेंटेज यहाँ पर 46% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं 40 to 60% हमें इसका मिल जाता है ना, 40 to 60%। यहाँ पर भी रेशियो अलग रहता है, जिसमें हम मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज की बात होती है तो कार्बोहाइड्रेट 5 to 10% में हमें मिल जाता है। यदि कोई कार्बोहाइड्रेट, तो हम यही कार्बोहाइड्रेट यदि किसी लिपिड से जुड़ा है तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड नाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट कभी भी फ्रीली नहीं रहते, किसी से जुड़े ही रहेंगे। वो लिपिड के साथ रहते हैं ना, या फिर उनके साथ में अगर जो एम प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के साथ जुड़े हुए रहे, साथ जुड़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है, लिपिड के साथ जुड़ते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पर वो रेशियो दिया है, किसमें नर्व सेल में कितना रहता है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर नीचे ये बताया है ना। ये बता रहा है लिपिड केस को, ये कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन के केस को। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो यूनिट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमें दो ही चीज मिल रही है, लिपिड मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं लिवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सबका परसेंटेज है। ऐसी एरिथ्रोसाइट में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसीएस होती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिपिड, प्रोटीन और यहाँ पर ये परसेंटेज आप देख रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो और परसेंटेज मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन कंपाउंड के अलावा रिलेटिव प्रोपोर्शनल ऑफ लिपिड, लिपिड के बहुत सारे टाइप होते हैं,
वो मिलते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर फास्फोटिडिल कोलिन ये वाला रेशियो है, ऐसे ही फास्फोटिडिल सीरीन है ना, ये जो फास्फोटिडिल सीरीन येलो कलर से है, फास्फोटिडिल इथेनॉल इथेनॉल एमीन है ना, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा इस टाइप का है ना। और स्फिंगोमाइलिन है ना, ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और अदर। तो हमें ये सारी चीजें हमें अलग अलग जो सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रेशियो भी हमें अलग अलग लिपिड का मिल जाता है। तो ये चीजें भी हम याद रखेंगे, आगे हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ये लिपिड के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन लिपिड है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लिपिड के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का जो परसेंटेज है 20 to 59 तक रखा है, वैसे 60 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो रेशियो होता है वो अलग अलग मिलता है। लिपिड के मुख्य अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमें मिलते हैं फिंगोमाइलिन मिल जाता है। ये सारे टाइप के क्या मिल जाते हैं ना, ये फास्फोलिपिड के टाइप हैं। तो कभी पूछ तो आप याद रखेंगे। इसके साथ ही लिपिड बाइलेयर में उपस्थित लिपिड अणुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। बाइलेयर लिपिड की बात हो रही है, तो यहाँ पर फास्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं और स्टेरॉल होते हैं। ये आप याद रखें, फास्फोलिपिड और स्टेरॉल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ए के केस में है फास्फोटिडिल इनिशिएटॉल, जैसे बी के केस में आप देखेंगे तो स्फिंगोमाइलिन है, सी के केस में है गेंग्लियोसाइट्स है ना, ये गेंग्लियोसाइट्स हैं। ऐसे डी के केस में आप देखेंगे फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे ये आउटर लीफलेट है और ये इनर लीफलेट। तो ये चीजें याद रखेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ई वाला सेरिब्रोसाइट्स है ना, ई वाला सेरिब्रोसाइट्स है जो हमको इनर लीफलेट पे मिलता है। ऐसे ही फास्फोटिडिल कोलिन है, ये हमें इनर लीफलेट पे मिलता है। कोलेस्ट्रॉल है ना, ये मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फास्फोटिडिल सीरीन है, ये भी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन मैं आगे इनके बारे में और डिस्कस करूंगा तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, फास्फोलिपिड के भी क्या रहते हैं, फास्फोलिपिड जो होता है मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट से बने होते हैं, 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वन है एल्कोहल, फैटी एसिड और एल्कोहल है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो फास्फोलिपिड है इसमें 4 चीजें मिल जाती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ, रुको है ना। फैटी एसिड कंपाउंड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स के शेष भाग हाइड्रोफिलिक होते हैं। यानी ये एम्फीपैथिक टाइप के होते हैं है ना। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इनमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जहां पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ग्लिसरोफास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपको बताया ये उसी के टाइप में से एक है। यहाँ पर अपन को फैटी एसिड मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है, फास्फेट मिल जाता है और एल्कोहल मिल जाता है। जस्ट मैंने आपको यही बताया था। एल्कोहल, फैटी एसिड, ये रहे फैटी एसिड, फास्फेट है ना, ये आपको फास्फेट समूह मिल गया, और ये एल्कोहल, ये एल्कोहल। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो फास्फोलिपिड बने होते हैं मुख्य रूप से 4 कंपाउंड से बने होते हैं। फिर हम जब इनके टाइप पढ़ेंगे तो देखते हैं। जैसे फास्फोलिपिड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है ग्लिसरोफास्फोलिपिड और दूसरा है स्फिंगोफास्फोलिपिड। आप दोनों को याद रखेंगे, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड। ठीक है। तो आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले ग्लिसरोफास्फो बारे में। 1 मिनट। ग्लिसरोफास्फोलिपिड क्या होते हैं एक्चुअल में? ग्लिसरोफास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल से प्राप्त फास्फोलिपिड को ग्लिसरोफास्फोलिपिड कहा जाता है, जिसमें क्या क्या मिल जाएगा? ग्लिसरॉल मिल जाएगा है ना, फैटी एसिड मिल जाएगा, फास्फेट मिल जाएगा और एल्कोहल मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था है ना। कोलिन के केस में मिल जाता है। फास्फोग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल्स को
फास्फेट ग्रुप से जुड़े एल्कोहल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। एल्कोहल किस प्रकार से जुड़े हुए हैं इसके हिसाब से इनको अलग-अलग प्रकारों में बाँटा गया है। कोलाइन है तो इसको फास्फोटिडिल कोलीन बोलते हैं, जिसे लेसिथिन भी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है, आप पढ़ेंगे आगे तब पता है। और यदि सीरीन जुड़ा है ना? तो इसे फास्फोटिडिल सीरीन कहते हैं, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। ये इनके टाइप हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के टाइप हैं, है ना? तो ये चीज़ें ज़रूर मैंने अभी आपको बताई थी। बिल्कुल। फास्फोटिडिल ग्लिसराइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले सबसे अधिक संख्या वाले फास्फोलिपिड हैं। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, है ना? फास्फोग्लिसराइड्स, है ना? फास्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो फास्फेट ग्रुप से जुड़े होते हैं और ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं मॉलिक्यूल सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना? फास्फोग्लिसराइड सबसे ज़्यादा वो प्रेजेंट होते हैं, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है अपने पास स्फिंगोलिपिड्स की बात हो रही है, 1 मिनट। स्फिंगोलिपिड की बात हो रही है, तो स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल के वजह क्या रहता है? स्फिंगोसिन रहता है ना? स्फिंगोसिन एक बैकबोन होती है, वहाँ पर ग्लिसरॉल की बैकबोन थी, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ग्लिसरॉल की बैकबोन है ना? किसके केस में? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के केस में, जबकि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के केस में ग्लिसरॉल की वजह पे क्या रहता है? स्फिंगोसिन नामक एमाइनो एल्कोहल रहता है ना? याद रखेंगे एमाइनो एल्कोहल। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है, पिछली बार पीएससी में ये यहाँ से एक क्वेश्चन था। इसी के साथ हम देखेंगे एक फैटी एसिड रहेगा, है ना? एक फैटी एसिड रहेगा, फास्फेट रहेगा और फास्फेट से जुड़ा हुआ एक और एल्कोहल रहता है, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन बैकबोन का एक एमाइनो ग्रुप एमाइड बॉन्ड द्वारा फैटी एसिड से जुड़ा होता है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आप याद रख सकते हैं कि स्फिंगो जो फास्फोलिपिड होता है, इसमें स्फिंगोसिन बॉन्ड का एमाइनो जो ग्रुप है, ये किससे? एमाइड बॉन्ड के द्वारा फैटी एसिड से जुड़ा होता है। स्फिंगोमाइलिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, ये भी आप याद रखेंगे। स्फिंगोमाइलिन में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट होता है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये दोनों के केस में आप समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक फैटी एसिड होती है, ऐसी स्फिंगोसिन प्रेजेंट होती है, फास्फेट ग्रुप और एल्कोहल, ये मिलके क्या बना रहे हैं? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का निर्माण कर रहे हैं। एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं, तो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुख्य रूप से 4 फास्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखेंगे, पिछली बार भी मैंने बताया था। जैसे फास्फोटिडिल कोलिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है ना? आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फास्फोग्लिसरोलिपिड कौन-सा है? तो आप बता देंगे फास्फोटिडिल कोलिन है। ऐसे ही फास्फोटिडिल सीरीन होता है, फास्फोसिटिडिल इथेनॉल एमीन होता है और स्फिंगोमाइलिन होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर इनासीटोल भी होता है, फास्फोटिडिल इनोसिटोल, जस्ट मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नो नेट चार्ज, किस पे नेट चार्ज नहीं होता? फास्फोटिडिल कोलिन पे यानी पीसी पर और फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन पे, है ना? पीए पर, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं कौन? फास्फोटिडिल इनोसिटोल और फास्फोटिडिल सीरीन, है ना? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 1 मिनट। अभी इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी रखा है, आगे जस्ट आप देख रहे होंगे, देखो आउटर लीफलेट है ये अपनी। आउटर लीफलेट पे अपन को क्या ज़्यादा मिल रहा है? स्फिंगोमाइलिन और फास्फोटिडिल ये रहेंगे। जबकि इनर मेम्ब्रेन पे या इनर लीफलेट पे हमें क्या मिल रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन, फास्फोटिडिल इनिशिटॉल और फास्फोटिडिल सीरीन, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। यहाँ पर आप परसेंटेज भी देखेंगे, बहुत सारा दिया हुआ है ना? इन सारे नाम दिए हैं कि किसका कितना परसेंट है, ये पूरा 100% के लिए दिया है और यहाँ जितना जो है
वो दोनों लीफलेट के लिए दिया है यहाँ पर, इनर और आउटर। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको बताया था। जैसे इस फास्फोटिडिल कोलिन होता है, ये आउटर लीफलेट पे अपन को ज्यादा मिलता है, स्फिंगोमाइलिन आउटर लीफलेट पे ज्यादा मिलता है, जबकि फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन हमें इनर लीफलेट पे ज्यादा मिलता है। ऐसे ही फास्फोटिडिल सीरीन भी इनर लीफलेट पे मिलेगा, फास्फोटिडिल इनिशिटॉल भी हमको इनर लीफलेट पे ज्यादा मिलता है। ऐसे ही हम देखते हैं फास्फोटिडिल इनिशिटॉल 4 फॉस्फेट, ये इन्हीं के टाइप हैं जो हमें इनर लीफलेट पे मिल जाते हैं। अब देखेंगे, जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो फास्फोटिडिल सीरीन होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। हम जनरली देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज रहती है, जबकि आउटर लीफलेट कैसी रहती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में, है ना। ग्लाइकोलिपिड के बारे में, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड होते हैं। ग्लाइको का मतलब ये होता है कि लिपिड के साथ जब ग्लूकोज जुड़ा हुआ होता है या कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है तब हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, है ना। जो लिपिड से कोवेलेंटली जुड़ा होता है ये ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन से प्राप्त हो सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे सिंपल ग्लाइकोलिपिड जिसे सेरेब्रोसाइट्स कहते हैं, सेरेब्रोसाइट्स कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, जिसमें एक सिंगल शुगर अवशेष होता है या तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज, है ना। और ये अटैच्ड सीरेमाइड से। ये चीजें आप याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर देखो अगर लिपिड के मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं तो हम इसको ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं, है ना। और अगर देखो ये भी प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है अगर प्रोटीन के केस में जुड़ा हुआ है, तो आप ये याद रखेंगे। एक ये सीरोब्रोसाइट्स या ग्लाइकोलिपिड की स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखेंगे या तो गैलेक्टोज या ग्लूकोज यहाँ पर एक इकाई के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये चीजें रहती है। अभी हमने देखा जस्ट ग्लाइकोलिपिड, है ना। ग्लाइकोलिपिड में कुछ चीजें और हैं, जैसे गैंग्लियोसाइड अधिक जटिल ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ये पूरा पॉइंट आप कौन, जिनमें 7 शुगर अवशेष मिल जाते हैं, है ना। शुगर के हमें अवशेष या जिनको क्या बोल सकते हैं, आप याद रख लो अवशेष की एक ब्रांच चेन होती है जिसमें ग्लाइकोलिपिड विशेष रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में पाए जाते हैं। उनमें उनके कार्बोहाइड्रेट भाग में सेल्स की एक सेल सरफेस पर एक्सपोज देते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीजें देखेंगे, ये मैंने जो स्ट्रक्चर रखी है यहाँ पर, ये स्फिंगोसिन की है ना, और ये सेरिब्रोसाइट्स की है, तो या जिसको गैंग्लियोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टेरॉल के बारे में। मैंने आप स्टार्टिंग में बताया ही था कि हम चलो मैं बाद में डिस्कस करता जाऊंगा, अभी आप समझ लें, है ना। स्टेरॉल्स क्या होते हैं, स्टेरॉल की मूल संरचना एक स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस है जिसमें 4 फोकस्ड फ्यूज्ड रिंग रहती हैं। आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 4 फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होती हैं। कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये एक्चुअल में, जिनमें से 3 6 कार्बन के और 1 5 कार्बन का होता है ना। देखो 1 2 3 ये 6 कार्बन वाली हैं और एक जो है 5 कार्बन वाली मिल जाती है, एक 5 कार्बन वाली प्रेजेंट होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, पीएससी कुछ भी पूछ सकता है। ये सिंपल हैं और अपेक्षाकृत रिजिड स्ट्रक्चर होती हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजर स्टेरॉल होता है, अगर कभी पूछा जाए तो आप ये याद रखेंगे। प्लांट के केस में अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वहां पर कमी होती है, लेकिन उनमें स्टिग्मे स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक स्टिग्मे स्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल, ये सारी चीजें स्टेरॉल के फॉर्म में अदर टाइप के ये स्टेरॉल हैं जो प्रेजेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा जैसे रेयर एक्सेप्शन के साथ में बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, पिछली बार एक पीएससी से मैंने किसी
अदर स्टेट का देखा था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के केस में हमें कोलेस्ट्रॉल मिल जाते हैं। ये भी एक अपवाद जैसी चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। लिपिड के केस में कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक केस हैं जो अभी मैं बताऊंगा कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड एम्फीपैथिक होते हैं क्योंकि इनके पास दो चीजें होती हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर रखते हैं, है ना। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर रखते हैं। हाइड्रोफिलिक जो होता है इनका हेड होता है, जब हाइड्रोफोबिक इनकी टेल रहती है। और ये मैंने आपको अभी जस्ट बताए थे कि फास्फोटिडिल कोलिन हमें आउटर लीफ पे मिलते हैं, है ना। स्फिंगोमाइलिन भी आउटर लीफ पे मिलते हैं, जबकि जो फास्फोटिडिल इथेनॉल एमाइन या जिसको पीई और पीएस, है ना, पीई और पीएस और हमें इनर लीफलेट पे मिलते हैं, है ना, इनर लीफलेट पे मिलते हैं। जबकि आप याद रख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा और एसएम, ये हमें कहाँ मिलते हैं, आउटर लीफलेट पे, बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कैसे भी करके। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर और रखी है, पीसी और एसएम, है ना, ये दोनों कहाँ पर हैं, आउटर लीफलेट पे हैं, बाहर हैं। जबकि हम देखेंगे पीआई, पीई और पीएस ये इनर लीफलेट पे साइटोसोलिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो आप इनको भी याद रख सकते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर है, देख लेना, मैं नोट्स आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। फास्फोलिपिड जस्ट मैंने आपको बताया, फास्फोलिपिड एक इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी, वो एसिमेट्रिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, है ना। पीएस और पी दोनों ऋणात्मक चार्ज रहते हैं, है ना। और इसके कारण क्या होता है, इनर लीफलेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। मैंने जस्ट आपको बताया था। पीआई जो होता है फास्फोटिडिल इथेनॉल साइटोसिस में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, ये भी आप, है ना, ये याद रखेंगे। इसमें डबल बॉन्ड मिल जाते हैं, है ना, इसमें डबल बॉन्ड मिल जाते हैं, किंक बनता है। डबल बॉन्ड के फलस्वरूप ये क्या बना लेते हैं, किंक बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किंक है, जिसके कारण मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है। प्रोटीन और लिपिड दोनों मेम्ब्रेन के भीतर लेटरल रूप से ये स्वतंत्र रूप से फैले हुए रहते हैं, ठीक है। यदि फास्फोलिपिड की जो टेल होती है छोटी होती है तो वे माइसीली बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। यदि उनकी वल्कियर टेल है तो वो लाइपोसोम बना सकते हैं, है ना। हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक, ये कंडीशन जस्ट, ये हाइड्रोफिलिक है फिर हाइड्रोफोबिक है, फिर यहाँ कंडीशन है, और ये जो बना है ये लाइपोसोम बना है, सिंगल लेयर बनेगी, ये माइसिली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यदि दो या दो से अधिक फैटी एसाइल चेन को हटा दिया जाए तो फास्फोग्लिसराइड बनेंगे और माइसिल का निर्माण होगा। ये देखेंगे जब हम इसकी इनर लीफलेट हटा देंगे तो ये माइसिली का निर्माण होता है। एक्चुअल में जो लाइपोसोम होते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ दे, ठीक है, ये इनको ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, बाइलेयर शीट अपन देख ही रहे होंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेरॉल जो होते हैं प्लांट के केस में हमें मिल जाएंगे, स्टिंग में स्टेरॉल, अर्गेस्टेरॉल, स्टेनोस्टेरॉल, जबकि एनिमल के केस में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और ये जो स्टेरॉल होते हैं वो टेम्परेचर बफर के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर में चेंजेज होने के दौरान क्या करते हैं, इनकी मेम्ब्रेन परमिएबल और फ्लूइडिटी में चेंज होने का अपोज करते हैं या विरोध करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक्सो और एंडो जो साइटोसिस है इसके लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, है ना। एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के लिए भी ये साइट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिपिड राफ्ट क्या होता है, ये पूछा जाता है। जब स्फिंगोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल 1:2 के रेशियो में हमें मिल जाते हैं एक साथ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लिपिड राफ्ट बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये राफ्ट रीजन है, तो यहाँ पर नीले वाले जो हैं ये क्या है, स्फिंगोलिपिड से हैं, है ना, स्फिंगोमाइलिन के ही स्फिंगोलिपिड है ना। और ये क्या है, फास्फोलिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, लिपिड
रैफ्ट बना रहे हैं। ये भी चीजें आप याद रखेंगे, इनका रेशियो जरूर याद रखेंगे। स्फिंगोमाइलिन 1 के रेशियो में है, जबकि कोलेस्ट्रॉल ये हमें मिल जाते हैं 2 के रेशियो में। अब हम बात कर रहे हैं लिपिड की। जो बात थी वो कंप्लीट हो गई, चाहे वो लिपिड ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हों या फ्रीली हों, जैसे भी हों, हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन का प्रमुख कंपोनेंट कहा जाता है। इसमें 20 to 70% तक मिल जाती है। हालांकि मैंने आपको बताया रेशियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, बस हम चीज़ें कुछ बताएंगे जो आपको याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई प्रकार की प्रोटीन होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेल होती है, प्रोटीन भी उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टाइप थर्ड है, टाइप 4 है, टाइप फिफ्थ, सिक्स, ये सारे टाइप ये हम देख रहे हैं। ये अल्फा हेलिकल शेप, मतलब अल्फा हेलिकल टाइप है, और ये वाली है तो इसको हम बीटा बैरल शिफ्ट या बैरल टाइप भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। और लास्ट हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको जैसे बताया था कि लिपिड, प्रोटीन, इनके अलावा हमें कुछ परसेंटेज 2 to 10% तक हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। ये क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूं, हेक्सो हेक्सोज एमीन, सियालिक एसिड और फ्रक्टोज, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रमुख कार्ब। तो आप याद रखेंगे, हेक्सोज हो सकता है, हेक्सोजेमिन हो सकता है, सियालिक एसिड हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। ये सब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था आरबीसीएस और एरिथ्रोसाइट्स और लिवर, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें 5% तक कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में भी मिलते हैं। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। जैसे हमने बात कर ली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होती है प्लस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कुछ केस में हम देखते हैं थोड़े से एंजाइम भी मिल जाते हैं। अनेक एंजाइम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आइसोलेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनेक एंजाइम की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है, मतलब हमें कई तरीके के एंजाइम यहाँ पर मिले हैं। जैसे मैग्नीशियम एटीपेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, आरएनएज, है ना, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये सारे एंजाइम हमें मिल जाते हैं। अभी तक हमने डिस्कस करा, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने इनकी डेफिनेशन देखी, है ना, इसका केमिकल कंपोजिशन देखा। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में। ये सारी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन को बायोमेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये बहुत थिन होती है तथा सिंपल माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते हैं। ये तो मेम्ब्रेन के बारे में हमने डेफिनेशन देखी भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में अलग अलग थ्योरीज दी हैं, मत दिए हैं, जिनको हम समझने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ओवरटन मॉडल है, गार्टर एंड ग्रैंडिल मॉडल है, डेवियन डाल्सन है, रॉबर्टसन है, निकोलसन है। तो इसके लिए मैंने एक, हाँ, ये मैंने निकाल के रखी है पीडीएफ, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लिपिड मेम्ब्रेन जो मॉडल है, ये ओवरटन ने दिया था 1980। की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आप याद रखते जाएंगे। ऐसे ही लिपिड बाइलेयर की बात करें तो गार्टर और ग्रांडेल ने दिया था, है ना, लिपिड बाइलेयर। कब दिया था, 1925 में। कभी सीक्वेंस मैच करने के लिए भी आ जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ऐसे ही अगला है अपने पास सैंडविच मॉडल। इसको डॉप्सन और डेनियली ने दिया था, या डेनियल और डॉप्सन, जैसे भी आप पढ़ना चाहें। ये 1935 में दिया था। लिपिड बाइलेयर के ऊपर और नीचे की जो प्रोटीन की लेयर होती है ना, इन्होंने कहा लिपिड बाइलेयर होता है, ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर होती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, लिपिड बाइलेयर होगी। ठीक है, अभी आगे डायग्राम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये रॉबर्टसन ने 1960 में दिया और इन्होंने बताया ट्राइलेमियर स्ट्रक्चर होती है, यानी प्रोटीन होगी, फिर लिपिड होगी, फिर प्रोटीन होगी और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसके जस्ट बाद एक मतलब और मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने 1972 में दिया था। मेम्ब्रेन एक बाइलेयर होती है जिसमें मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन अरेंज रहती है, ठीक है। फिर अभी कुछ दो मॉडल हैं जो ऑनगोइंग हैं, एक लिपिड सेल है और दूसरा पिकेट एंड फेंसिस मॉडल है ना। इन्होंने बताया था प्रोटीन के चारों ओर लिपिड का एक सेल या शीट होती है। ऐसे ही ऑनगोइंग मॉडल पिकेट एंड फेंस में बताया मेम्ब्रेन में लिपिड रैप्ट का संगठन होता है। ये भी चीजें अभी चल रही हैं ऑनगोइंग, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पर ये मैंने डिटेल में रखा है, आप चाहें तो इसको याद रख लेना। मैंने जो अभी बताया वो सब चीज़ें वही हैं, बस आप यहाँ पर उन्होंने लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनी सेल के आप आसपास की परतों को यहाँ पर लाइपो कहा था, है ना। और बाइलेयर जो मेम्ब्रेन है आप देख ही रहे होंगे, मैंने इसकी स्ट्रक्चर रखी है, ठीक है, आप याद रखेंगे। सैंडविच मॉडल में आप देख रहे होंगे, है ना। ये फास्फोलिपिड होती है और आउटर में हमें मिल जाएगी प्रोटीन की लेयर, है ना, इसलिए हम इसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर ग्लोबुलर अल्फा प्रकार की प्रोटीन के बीच में बाई मोलिकुलर लिपिड लेयर सैंडविच के समान रहती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ये मैंने अभी जस्ट बताया था, है ना, जेडी रॉबर्टसन ने दिया था। और इन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बता दी थी कि इन्होंने जो टोटल इसकी मोटाई रहती है कितनी रहती है, यूनिट मेम्ब्रेन की कुल मोटाई इन्होंने बताई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। जो जैसा आप यहाँ देखेंगे 20 की ये रहेगी यहाँ पर प्रोटीन की, बीच में 35 की और फिर 20, तो ऐसे तरीके से इन्होंने बताया था। इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस या परिकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1973 की बात है और इसको सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। जैसे आप देखेंगे लिपिड के समुद्र में प्रोटीन बताया था, ये मान लो लिपिड हैं और ये प्रोटीन के इस पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर होती हैं जो हाईली विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स से बनी होती हैं। ये मोज़ेक पैटर्न में क्या रहती हैं, अरेंज रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आगे हम देखेंगे तब आपको और चीजें डिस्कस हो जाएंगी। ये मोज़ेक पैटर्न अरेंज होते हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन जो होती है लिपिड लेयर की पोलर सरफेस पर लूज प्रोटीन होती है जिसे हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। सीधी सीधी बात यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर लेयर है तो उस पे कुछ ध्रुवीय प्रोटीन होती है, लूजली अटैच रहती है, जिसको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन हम देखेंगे यहाँ पर धसी हुई है जिसको इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर में धसी हुई प्रोटीन जो दोनों सरफेस पर रहती है इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन कहते हैं, है ना। यहाँ देखो दो चीजें देखी हमने, एक ये इंटीग्रल प्रोटीन थी, है ना, जो धसे हुए रहते हैं लिपिड में, है ना, लिपिड में धसे रहेंगे, कुछ ऊपर लगे होते हैं, इनको इंट्रिंसिक। लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी होती हैं धसी तो रहती हैं लेकिन वो सरफेस पर उभार के रूप में इंटीग्रल प्रोटीन होती, लेकिन इन्होंने इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि इनको ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये सिंगल या ग्रुप में वाटर आयंस या अदर सॉल्यूट्स के निकलने के लिए चैनल का काम करते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे, है ना। ये ठीक है, परसेंटेज हो गया था तो कोई इशू नहीं है, आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो हम देखते हैं ये कैसे हो गए, ठीक है।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, माइक्रोविलाई के रूप में भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाते हैं। ये अंगुलियों के समान इन्वेजिनेशन मिल जाते हैं, जिनका जो व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और ये क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। जैसे हमें मिल जाएंगे इंटेस्टाइनल सेल्स में, हेपेटिक सेल्स में, मीजोथीलियल सेल्स में, है ना, जिस पे ब्रुश के जैसे माइक्रोविलाई पे पाए जाते हैं, जिनको ब्रुश बॉर्डर भी कहते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखेंगे। ऐसे ही लोमासोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, और इसको सबसे पहले गर्वार्ट, है ना, या गिरवार्ट, जो भी आप पढ़ना चाहें, 1958 में डिस्कवर्ड किया था, और वेबिस्टर ने इन्होंने बॉर्डर नाम दिया था, है ना, याद रखेंगे। ये क्या होते हैं एक्चुअल में, तो इसको मूरे और मैक्लियर ने बताया कि लोमासोम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाने वाली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। लोमासोम वेस्कुलर परिवहन या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये मुख्य रूप से हमें मिलते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, है ना, ये रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, फंगल सेल में पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वलय हैं या रिंग हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये देखो लोमासोम दिया है, आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोमासोम। कुछ चीजें यहाँ पर दी हैं जो आप रिमाइंड करें, पहले पढ़ा चुका हूँ। जो फंगल सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी होती है, इसी के साथ इसमें ग्लूकेन, ग्लाइकोप्रोटीन और पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। काइटिन मुख्य रूप से एन एसिटल ग्लूकोसेमीन, है ना, और इसको हम फंगल सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। काइटिन किसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड्स का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। काइटिन में काइटिन क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी और हाँ, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें। अगला हम देखते हैं कि मीजोसोम्स, जैसे हमने अभी लोमासोम देखा, माइक्रोविलाई देखी, ऐसे मीजोसोम्स। मीजोसोम्स ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यहाँ पर इन्होंने दो वैज्ञानिक हैं, चैपमैन और जेम्स हिलियर। इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इनफोल्ड स्ट्रक्चर को देखा, जिससे पेरीफेरल बॉडीज कहा था, आप ये देखेंगे, है ना, परिधि पर पाई जाने वाली पेरिफेरल बॉडीज कहते हैं। तो बाद में वैज्ञानिक आए हिट्ज और जेम्स, है ना, फिट्ज और जेम्स, इन्होंने इन संरचनाओं को मीजोसोम्स नाम दिया। मैंने आपको बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जनरली मैंने बताया था कि ये एनाबॉलिक, वो क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, समवर्ती बोलते हैं, एनालॉगस, है ना, एनालॉगस स्ट्रक्चर रखते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और इनकी उत्पत्ति डिफरेंट होती है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी काम, फंक्शन इनका सेम है। ये क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में, स्थान के रूप में काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। इनका ओरिजिन अलग है, इसलिए हम इन्हें एनालॉगस भी कहते हैं। नेक्स्ट ये टाइट जंक्शन और जोनिली ऑक्यूडेंट, ये भी क्या होते हैं, ये जब दो समीप वाली कोशिकाएं होती हैं, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉइंट की चेन के रूप में जुड़कर रफ स्टेंट का एक जाल जैसा बना लेती हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर है कैपिलरीज, ब्रेन सेल्स और कलेक्टिंग टिब्यूल्स। तो आप यहाँ पर, मैं चाहूँ तो इस, ये दोनों प्लाज्मा, 1 मिनट, अटैच कर रहे हैं, ये चीजें रखेंगे। यहाँ पर भी आप कभी डायग्राम में देख लेना। वन मिनट, है ना। तो ये डेस्मोसोम क्या होते हैं, डेस्मोसोम बाज कोइन जोसेफ स्केफर, है ना, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था 1920। और डेस्मो का मतलब डेस्मो एंड बॉडीज, डेस्मो मतलब, डेस्मो का मतलब ग्रीक वर्ड बॉन्ड, और बॉडीज का मतलब है सोमा, है ना। तो ये डेस्मोसोम्स है। तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं,
डेस्मोसोम विशेष रूप से एडेसिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, है ना। ये एडेसिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इंटरसेलुलर जंक्शन के रूप में स्थानीय होते हैं। डेस्मोसोम मेंटेनिंग मैकेनिकल इंटीग्रल टिश्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप ये डेस्मोसोम्स देख पाएंगे, ये इनमें एडिशन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये भी चीजें आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है ट्रांजियोसोम्स, ये कभी-कभी ये भी आते हैं। ट्रांजियोसोम्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको प्रेस द्वारा 1964 में खोजा गया था और ये पक्षियों की ओवरी की फॉलिकुलर सेल्स में पाए जाते हैं जो ट्राई ट्राई लेयर होते हैं। जनरली हम देखते हैं जो ऑर्गेनेल्स हमें वो या तो बाई विद राइबोसोम्स देखते हैं या सिंगल लेयर वाले मिलते रेटिकुल, या फिर हमें डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना, डबल लेयर। जैसे अब यहाँ हमने नई चीज सुनी कि तो ट्राई लेयर जो होते हैं वो ट्रांजियोसोम्स होते हैं जो कि पक्षी में मिल जाते हैं। अब हम इनके फंक्शन की बात करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ बायोमेम्ब्रेन, या इनका कुछ फंक्शन है जो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप बायोमेम्ब्रेन कहो। तो इनके कुछ फास्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल आधार प्रोवाइड करते हैं। सेल्स के अंदर आने जाने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके लिए एंट्री और एग्जिट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सबसे पहली बात ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दूसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अन्य मॉलिक्यूल्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादन करने में या इसको काम को करने में हेल्प करते हैं, सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे काम हैं जो हम समझने वाले हैं, जैसे फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड मैटर होता है, इसको सीधा एनगल्फ कर लिया जाता है, जैसे अमीबा, तो इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ऐसे ही पिनोसाइटोसिस के केस में क्या होता है, कोई सॉल्यूट मटेरियल है ना, जिसको क्या करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं, जिसको हम ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे प्रोटीन हाई वेट मॉलिक्यूल्स वाले होते हैं, जिसके कारण ये ऑस्मोसिस द्वारा प्रोटोप्लाज्म में नहीं जा पाते। ये पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सूक्ष्म वैक्यूल के रूप में चेंज हो जाती है ना। ये वैक्यूल्स एक्सटर्नल लिक्विड सब्सटेंस को ग्रहण करने के बाद स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में तैरने लगते हैं। यहाँ पर देख ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको बाद में यहाँ से ये अलग हो जाएंगे वेसिकल्स के रूप में साइटोप्लाज्म में जाके। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में भी काम करती है। मैंने आपको सेल सिग्नलिंग के केस में कभी बताया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की भांति भी कार्य करते हैं, यानी सूचना के एक्विजिशन में मदद करते हैं, है ना। यहाँ पर आप ये देखेंगे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और ये कहाँ पर होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट चैनल प्रोटीन, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है चैनल प्रोटीन के भांति भी काम करने लगती है। मैंने बताया था आपको, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है नैरो होती है, चैनल नैरो चैनल होते हैं, जिनसे होकर कम डायमीटर के या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रवेश कर सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। वन मिनट। जो पोलर मॉलिक्यूल्स व आयंस के सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मदद करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है ना। तो या किसके रूप में काम करेंगे, एनर्जी के रूप में। एनर्जी खर्च होगी तभी ये ओपन होंगे, एनर्जी जाएगी, पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे, फिर वापस से ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम इसको बोलते हैं। कुछ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं। एसिमिलेटरी कैनाल के कुछ भाग में एपिथेलियम लेयर में माइक्रोविलाइटिव एंजाइम पाए जाते हैं और उनकी सतह पर उनकी जो सेल सरफेस पर ये जनरली प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइमेटिक प्रोटीन भी मिल जाती है। एंटीजन एंटीजन सेल आइडेंटिटी मार्कर या नेम टैग की तरह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इनमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट साइड चेन से जुड़े होते हैं। इन साइड चेन का आकार कई प्रकार का हो सकता है, अतः किसी सेल में उसके स्पेसिफिक टाइप्स मार्कर ये सेल को समान प्रकार की सेल्स की पहचान करने में सक्षम होते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई का भी अगर मान लो ऑर्गन है एनिमल में या ह्यूमन के केस में ट्रांसप्लांट इजीली से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ये जो टाइप मार्कर अपन सेल आइडेंटिटी मार्कर बोल रहे हैं या नेम टैग बोल रहे हैं, एंटीजेंस बोल रहे हैं, ये मैच नहीं होते हैं, तो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती हैं चीज़ें। जैसे किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यू व ऑर्गन के डेवलपमेंट के समय इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन मार्कर के कारण एक सेल फॉरेन एंटीजेंस की पहचान कर लेती है तथा इन पर इम्यून सिस्टम का आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण जो भी अपन ने ट्रांसप्लांट किया है ऑर्गन वो नष्ट हो सकता है या फिर रिएक्ट कर सकता है। जैसे भी कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनर्जी ट्रांसफर के रूप में भी काम करते हैं। जैसे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस व रेस्पिरेशन के केस में प्रोटीन जो होती है एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेती है, जो क्रमशः क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं। ये भी चीजें आप देख सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, है ना, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड में भी ग्लाइकोप्रोटीन की तरह कार्बोहाइड्रेट साइड चेन होती है और ग्लाइकोलिपिड भी होती है। ये क्या करती है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए कार्य से जुड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, केमिकल इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर का कार्य कर सकते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन की तरह केवल आउटर सरफेस पर मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे केवल आउटर सरफेस में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक प्लग की भांति काम करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के सेल में एंट्री और एग्जिट पे क्या कर देते हैं, रोक लगाते हैं। ये फ्लूइडिटी बफर की भांति काम करते हैं। ये देखो प्लग ला की स्ट्रक्चर यहाँ पर लग रही है जिसको ये ब्लॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जस्ट मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंटरनल सरफेस होती है वो नेगेटिव रहती है, जबकि आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये साइटोसोलिक रीजन है और ये एक्स्ट्रा फ्लूइड मोटेक्स है। ये तो ये वाला जो रीजन होगा वो नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा रहेगा। और ट्रांसफर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंफॉर्मेशन बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कुछ छोटी सी जानकारी है, मैं इसको भी कंप्लीट करा दूं तो अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स मॉलिक्यूल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए इंफॉर्मेशन को सेल्स के अंदर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर सीधे ब्लड में फ्लो किए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक सेल तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल स्पेसिफिक टारगेट सेल जिनमें करेक्ट रिसेप्टर साइट होते हैं उनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर छोटी सी चीजें और बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। न्यूरोट्रांसमीटर नामक जो केमिकल होता है वो नर्व इम्पल्स को एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में जाने में मदद करते हैं। नर्व सेल में पाए जाने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन से ये जुड़ते हैं, है ना। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है और ये भी ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो आप कुछ पढ़ लेना। यहाँ पर मैं जी प्रोटीन के बारे में भी बता देता हूँ। कुछ एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर होते हैं खुद एंजाइम होते हैं, है ना, और वो एंजाइम से सीधे ही क्रिया करते हैं। जी प्रोटीन एक प्रकार की रिसेप्टर प्रोटीन है जो एक्टिव स्टेज में जीटीपी या ग्वानियोसिन ट्राइफॉस्फेट से जुड़ता है। जीटीपी से जुड़ने के कारण ही इनको
जी प्रोटीन कहते हैं। जीटीपी क्या होता है? एटीपी की तरह ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनमें एडेनिन के स्थान पे ग्वानिन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। ये जीटीपी का केस है और ये एटीपी का, यहाँ पर सेम टू सेम है। ये अपन देखेंगे ग्वानिन है और यहाँ पर सॉरी, ये ग्वानिन है लेकिन यहाँ पर डाई जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट जुड़े हुए हैं। जीडीपी की स्ट्रक्चर और जीटीपी की स्ट्रक्चर है, ग्वानिन तो ये इसकी स्ट्रक्चर ये भी है। ठीक है। और क्या है? डॉक्टर अल्फ्रेड जी गिलमेंस और डॉक्टर मार्टिन रोडवेल को सन 1994 में जी प्रोटीन पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। जैसे इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन सेल्स के अंदर तक पहुंचाने के लिए जी प्रोटीन ही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये भी पूरा पॉइंट आप लाइन टू लाइन याद रखेंगे। कुछ जी प्रोटीन विजुअल, टेस्ट और स्मेल जैसी इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी के ग्रहण करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, जबकि कुछ जी प्रोटीन आयंस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में चैनल प्रोटीन को रेगुलेट करते हैं। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वैसे तो बहुत सारा बचा हुआ है, नहीं होगा तो इसके बाद कल अपन 1 मिनट